नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। भारत में स्टार्टअप बनने की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी है। भारत में 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, जिनमें 44 यूनिकॉर्न है, मतलब जिनका वैल्यूएशन 7,000 करोड़ से ज्यादा का है। भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। तो अगर आप भी इस इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसके नियम जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आज जानेंगे स्टार्टअप पर टैक्स के नियम क्या हैं, ये कितने आसान है, कैसे आप स्टार्टअप रहते हुए टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। परिचय करा दे, टैक्स एक्सपर्ट सुनील गर्ग। सुनील जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु के इस शो में। और हमने पिछले कुछ सालों में देखा है स्टार्टअप की रफ्तार भारत में बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ी है, जिसमें यूनिकॉर्न भी बहुत ज्यादा मात्रा में आगे बढ़ते आए हैं। इसमें अब काफी लोग क्योंकि रुचि ले रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग अपना एक छोटे से आइडिया से एक बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो स्टार्टअप को डिफाइन क्या करता है, एक स्टार्टअप होता क्या है, कौन है स्टार्टअप? नमस्कार स्वाति जी, जैसे आपने बताया कि हिंदुस्तान में स्टार्टअप की रफ्तार बहुत तेज है और 2 दिन पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि अब हमारे पास में 100 यूनिकॉर्न हो चुके हैं, 100 यूनिकॉर्न। और यूनिकॉर्न का मतलब होता है जिसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन, लगभग 7,500 करोड़ हो जाए स्वाति। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जो 2016-17 में हमारे पास स्टार्टअप की संख्या 600 के आसपास थी, अब 66,000 है, 66,000। और पता है उसमें कितनी वैल्यूएशन है? 25 लाख करोड़ की वैल्यूएशन के स्टार्टअप है। हमारे यंग बॉयज गर्ल्स, हमारे यंग चैप है, उन्होंने बड़ा मिरेकल किया है और हम अब 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। अब सवाल उठता है कि स्टार्टअप है क्या आखिर? देखिए, डीपीआईआईटी जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की है, डीपीआई द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, ये स्टार्टअप इंडिया में आती है। उनके अनुसार अगर कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी जो कोई इनोवेशन कर रही है, कोई डेवलपमेंट कर रही है, कोई इंप्रूवमेंट कर रही है किसी प्रोडक्ट में, किसी सर्विस में, या आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, या आप वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, तो आप एक एलिजिबल स्टार्टअप बन सकते हैं स्वाति। और लोगों को नहीं पता, हमारे यंग चैप्स को नहीं पता कि स्टार्टअप इंडिया के कितने सारे फायदे हैं। उनको जरूर अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहिए डीपीआईआईटी में जाकर। कोई भी स्टार्टअप हो सकता है, बशर्ते वो नई कंपनी हो, नई फर्म हो। बिल्कुल, तो आपने बोला कि स्टार्टअप में आप रजिस्टर कराते हैं तब आप इसके बेनिफिट ले सकते हैं, नई फर्म है। रजिस्टर कौन कौन करवा सकता है? और इसमें कुछ ऐसे भी स्टार्टअप्स हैं जो कि शायद एलिजिबल ना हो, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका कोई? बेसिकली रजिस्टर कौन कौन करा सकता है, ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ। कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी और कोई भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, यानी 3 तरह के लोग अपने आप को स्टार्टअप इंडिया पर जाकर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। वो स्टार्टअप रहेंगे, लेकिन इसमें कुछ लिमिट्स हैं, क्योंकि स्टार्टअप का मतलब है जो नए स्टार्ट हो रहे हैं। तो सरकार ने कुछ लोगों को स्टार्टअप से निकाल दिया। पहली बात तो ये कि आप 10 साल तक स्टार्टअप रहते हैं, 10 ईयर्स तक। स्वाति, पहले ये लिमिट 5 साल थी, फिर ये 7 साल हुई, अब ये 10 साल कर दी गई है। दूसरी बात, अगर आपकी टर्नओवर 100 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी, 100 करोड़ तक, तो फिर आप स्टार्टअप नहीं रहेंगे। सरकार कहती है अब आप बड़े हो गए हो, अब स्टार्टअप के साथ आपका कंपटीशन नहीं है, इसलिए आप वहां से बाहर चले जाओ। तो ये 2 महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, ये 2 महत्वपूर्ण कंडीशन है। वरना कोई भी जाकर अपने आप को, यानी फर्म, एलएलपी और कंपनी, कोई भी अपने आप को रजिस्टर कर सकती है। बड़ा आसान सा तरीका है, बड़ा इजी प्रोसेस है। ओके, तो बहुत ही आसान तरीका है। जैसा कि सुनील जी भी बता रहे हैं कि डीपीआईआईटी की वेबसाइट पर आपको रजिस्टर करवाना है। फर्म, कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी फर्म, जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपके पास आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है, टेक्निक है, वो तमाम जो जानकारी होती है डीपीआईआईटी की वेबसाइट पर लिखी होती है, आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और आपने बताया सुनील जी कि स्टार्टअप हमेशा स्टार्टअप नहीं रहता है, क्योंकि कई लोगों को लगता है मैंने तो स्टार्टअप शुरू किया तो वो कई सालों तक स्टार्टअप ही है, तो उसकी 10 साल तक उसकी एक समय सीमा है। मतलब वो जो समय सीमा है, शुरुआत उसकी कब से होती है, कि मतलब कब से कब तक वो डेट ऑफ इंसेप्शन है, जब वो रजिस्टर कराते हैं तब से है? ये इसका इनिशियल डेट कौन सी हो सकती है? बड़ा अच्छा सवाल और बड़ा वैलिड सवाल है स्वाति आपका।
डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से, अगर आपकी कंपनी 2022 में बन रही है तो आप 2032 तक स्टार्टअप रहेंगे। अगर आपकी कंपनी 2013 में बनी तो 2023 तक आप स्टार्टअप रहेंगे। इसका मतलब है कि आप जिस दिन इनकॉर्पोरेट करते हैं, जब आपका जन्म होता है, तब से लेके 10 साल तक आप स्टार्टअप रहेंगे। ये आपकी लिमिट है। ओके। और इसमें कोई आपने बताया कि टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ से अगर ज्यादा हो जाता है, वो क्या थ्रू आउट 10 साल में किसी भी साल में ये नियम है कि 100 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर हो जाए तो वो कंपनी स्टार्टअप फिर नहीं रही? बिल्कुल, जैसे ही आप 100 करोड़ की टर्नओवर किसी भी साल में अचीव कर लेंगे, आप स्टार्टअप से बाहर चले जाएंगे, आप उस इकोसिस्टम से बाहर चले जाएंगे, आप एज ए एलिजिबल स्टार्टअप नहीं रहेंगे। इसका मतलब नहीं आप कंपनी रहेंगे, फर्म रहेंगे, अपना बिजनेस करेंगे, पर आपको स्टार्टअप के जो फायदे सरकार ने, क्योंकि स्टार्टअप इंडिया माननीय मोदी जी का बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है स्वाति। सरकार बहुत प्रयास कर रही है स्टार्टअप को आगे लाने के लिए, बहुत फैसिलिटी देती है, इनकम टैक्स में छूट देती है, बहुत बड़ी छूटें सरकार ने दे रखी है। सबको इसका फायदा लेना चाहिए। बिल्कुल। अब आपने छूट की बात की तो ये सबसे जरूरी जानना है कि आप स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आपको इनकम टैक्स में क्या इसमें रियायत मिलती है, तो वो कौन से प्रावधान है, वो कौन से प्रोविजन है आयकर विभाग में, आईटी एक्ट में, जो कि स्टार्टअप को टैक्स पर छूट देते हैं? सबसे बड़ा प्रोविजन, सबसे बड़ी छूट जो है वो है धारा 80IAC। और वो धारा ये कहती है स्वाति कि आपको 3 साल तक कंप्लीट टैक्स फ्री हॉलीडे आपको मिल सकता है। 3 साल तक, यानी कोई भी 3 साल आप चुन लीजिए जिसमें आप पूरी इनकम टैक्स में आपको छूट मिलेगी। लेकिन एक बात याद ध्यान रखनी है उसमें, पहली बात, जैसे मैंने बताया कि स्टार्टअप इंडिया 2016 में स्टार्ट हुआ था, तो आपकी कंपनी या फर्म 1 अप्रैल 2016 से और 31 मार्च 2023 तक बीच में इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए। वित्त मंत्री जी हर साल 1 साल बढ़ा देती है, पहले 31 मार्च 22 था, अब उसको बढ़ाकर 31 मार्च 23 कर दिया। दूसरा, आपको इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप से जाकर एक रजिस्ट्रेशन लेना होता है, एक अप्रूवल लेनी होती है। आप एलिजिबल स्टार्टअप के लिए रजिस्टर्ड हो जाते हैं, पहला स्टेप, आपको एक स्टार्टअप बन जाते हो। उसके बाद में आपको सेकंड सर्टिफिकेट लेना होता है स्वाति, उसको कहते हैं इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड का अप्रूवल। बहुत सारे स्टार्टअप ये गलती करते हैं कि वो एक स्टार्टअप तो रजिस्टर करवा लेते हैं बाद में, पर ATIAC बात है, अगर आप ATIAC में रजिस्टर्ड नहीं करवाओगे तो आपको छूट नहीं मिलेगी। तीसरी बात, आपकी टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको 3 साल के लिए सरकार बिल्कुल टैक्स से 100% माफ करती है। और एक सहूलियत और दी है सरकार ने। क्या सहूलियत दी है कि आप कोई भी 3 साल चुन लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने मान लीजिए 2019 में स्टार्टअप शुरू किया तो आपको पहला 19-20 साल ही चुनना पड़ेगा, क्योंकि शुरू में हो सकता है आपको प्रॉफिट ना आ रहे हो, आपको लगता है कि मेरे को लॉस रहेगा, तो आप अगले 10 सालों में से आप 25, 26, 27 चुन लीजिए, 26, 27, 28 चुन लीजिए, यानी कोई भी 3 साल आप चुन सकते हैं। ये सरकार ने बहुत बड़ी सहूलियत दे रखी है और धारा है ATIAC। ओके, ATIAC धारा के तहत स्टार्टअप पर टैक्स की छूट मिलती है। मतलब कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के गठन से 10 साल तक, उसके दौरान किसी भी 3 साल आप ATIAC का फायदा ले सकते हैं। इस दौरान अगर कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर हो गया तो वो कंपनी तो स्टार्टअप नहीं रही, फिर ये टैक्स का फायदा नहीं ले पाएंगे। सुनील जी। बिल्कुल ठीक कहा स्वाति। और एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूं, ये ATIAC की छूट कंपनी के अलावा LLP को भी मिलती है। हाँ, पार्टनरशिप फर्म को नहीं मिलती। इसलिए अगर आप पार्टनरशिप फर्म बनाने की सोच रहे हैं तो ATIAC की छूट आपको नहीं मिलेगी। इसलिए बेहतर है या तो आप कंपनी बनाएं या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म बनाएं। अब दूसरी बात जो आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, अगर आप 100 करोड़ से क्रॉस कर गए तो फिर आपको ये छूट मिलनी बंद हो जाएगी। तो स्टार्टअप को 2 डिसीजन लेने हैं। पहला डिसीजन कि मेरे को पहले फर्स्ट 3 इयर्स कौन से होंगे, 0, 1, 2, 3 होगा, 0, 1, 2 होगा, 3 to 4 होगा, 5 to 6 होगा। और सेकंड को ये भी ध्यान रखना है कि मेरी टर्नओवर 100 करोड़ से क्रॉस ना कर जाए। तो बड़ा वाइजली आपको डिसाइड करना है, आपको जब सर्टिफिकेट मिल जाए रजिस्ट्रेशन का और ATIAC का, कि मुझे कौन से 3 साल चुनने हैं। ओके, अब जब रजिस्टर करने की बारी आती है, आपने कहा DPIIT की वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करना होता है, कुछ खास बातों का ध्यान देना है, वहां पर क्या भरना है, कौन सा फॉर्म चूज करना है और किस तरीके से टैक्स का लाभ हो, उसके लिए किस फॉर्म में जाकर हमें आवेदन करना है? देखिए स्वाति, आपको 3 तरह के रजिस्ट्रेशन वहां लेने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको, जैसे मैंने बताया, अगर आप कंपनी, फर्म या LLP हैं तो आप वहां पर जाकर अपने आप को पहले
एलिजिबल स्टार्टअप को रजिस्टर्ड करवा लीजिए। सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन उस फॉर्म को भरते वक्त आपको एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है। जैसे मैंने बताया था कि शुरू में कि स्टार्टअप में आपको बताना पड़ता है कि किस तरह से आपका आइडिया इनोवेटिव है, या आपने कोई नया आइडिया दिया है, या किस तरह से आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। क्योंकि जो आपको राइटअप देना है वो आपको 50 से 100 शब्दों के बीच में देना होता है, और वो इतने अच्छे होने चाहिए कि उनको लगे कि हाँ, आप एक एलिजिबल स्टार्टअप है। उसके बाद आपको सोना नहीं है, आपको चैन से बैठना नहीं है। जब आपको रजिस्ट्रेशन आ जाए, उसके बाद आपको ATIAC में छूट क्लेम करने के लिए फिर दोबारा एक फॉर्म भरना पड़ता है। ATIAC इसको फॉर्म कहते हैं, और वो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप में जाता है। अब समस्या क्या है कि जितने स्टार्टअप हमारे पास रजिस्टर्ड है, मान लीजिए 66,000 जैसे मैंने बताया था, ATIAC में रजिस्टर्ड संस्थाएं बहुत कम है, 5,000 से भी कम है। या तो लोग अप्लाई नहीं करते हैं, या वहां पे प्रोसेस बहुत स्लो है। इसलिए सबको उसको अप्लाई जरूर करना चाहिए। एक और फायदा दिया सरकार ने एंजल टैक्स से छूट का, कि जो एंजल टैक्स लगता था हमारे स्टार्टअप के ऊपर, उससे छूट लेने के लिए आपको एक फॉर्म नंबर 2 फाइल करना होता है। उसको भी फाइल करना मत भूलना, अदरवाइज आप एंजल टैक्स के दायरे में भी आ सकते हैं। ओके, तो ये एंजल टैक्स का जिक्र आपने सही छेड़ा सुनील जी, क्योंकि मैं एंजल टैक्स पर ही आ रही थी। अब एंजल टैक्स क्या लगता है स्टार्टअप पर, ये समझना जरूरी है। और सबसे पहले एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे लेनी है कि एंजल टैक्स है क्या। देखिए स्वाति, एंजल टैक्स नाम की कोई चीज इनकम टैक्स एक्ट में नहीं होती। इसको एक पॉपुलरली एंजल टैक्स कह दिया गया था। एक धारा है 56(2)(7)(b), 56(2)(7)(b। और जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी जब वो वित्त मंत्री थे, तब उस धारा को लेकर आए थे। कंपनियां क्या करती थी, अपने शेयर्स पे अनाप शनाप प्रीमियम चार्ज करती थी, अनाप शनाप प्रीमियम। तो माननीय वित्त मंत्री जी ने उस समय जब बजट पेश किया तो कहा था कि अगर आप अपनी मार्केट वैल्यू ज्यादा प्रीमियम चार्ज करेंगे तो हम उस कंपनी को टैक्स लगा देंगे, डिफरेंस के ऊपर टैक्स लगा देंगे। ये नियम 2012 में आया था। अब चूंकि जो स्टार्टअप थे उनकी बुक वैल्यू बड़ी कम हुआ करती थी। अब बुक वैल्यू कम होती थी, अब लेकिन आइडिया की कीमत बहुत ज्यादा है, और कंपनियां उसमें बहुत प्रीमियम देकर एंजल इन्वेस्टर आते थे। अब चूंकि एंजल इन्वेस्टर आते थे, अब उनको जब टैक्स लगने लगा स्वाति, तो उसको नाम दे दिया एंजल टैक्स का। और आपको ध्यान होगा सरकार ने उसके बाद में उनको बहुत सारी छूटें दी। हमने बहुत उठाया ये मसला, और ये जी बिजनेस बड़ा धन्यवाद का पात्र भी है कि आपकी आवाज 2019 में वित्त मंत्री जी ने एक सर्कुलर दिया जिसमें एंजल टैक्स से कुछ स्टार्टअप्स को छूट दे दी थी। एंजल टैक्स की हम बात कर रहे थे, क्या स्टार्टअप में निवेश पर एंजल टैक्स लगता है? लगता था स्वाति। जैसे मैंने बताया, इस शो के माध्यम से हमने बहुत रिप्रेजेंटेशन दिए, माननीय वित्त मंत्री जी हमारी बात सुनी, और 19 फरवरी 2019 को सर्कुलर नंबर 127E जारी किया गया, जिसमें स्टार्टअप्स, एलिजिबल स्टार्टअप को इस टैक्स से छूट दे दी गई। उसके अनुसार अगर आप 25 करोड़ रुपए तक अपनी कैपिटल ला रहे हैं तो आप बिल्कुल दायरे से बाहर होंगे। अगर आप वेंचर कैपिटल फंडिंग से पैसा ला रहे हैं, आप दायरे से बाहर होंगे। और आप अगर किसी बड़ी कंपनी से जिसकी टर्नओवर 250 करोड़ है और जिसकी नेटवर्थ 100 करोड़ है, वहां से पैसा आ रहा है, तब भी आप इस दायरे से बाहर हो जाएंगे। आपको धारा 56(2)(7)(b), 56(2)(7)(b, यानी एंजल टैक्स आपको नहीं लगेगा। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि आपने एक फॉर्म 2, मैंने कहा था लोग ये गलती करते हैं, फॉर्म 2 नहीं भरते हैं स्वाति, और उनको टैक्स लग जाता है। आपको फॉर्म 2 फाइल करना होगा। और पर साथ सरकार ने जब आपको ये छूट दी है ना, तो कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लगा दी है। रेस्ट्रिक्शन क्या है? आपको जो पैसा आएगा जिस पे आपने टैक्स नहीं दिया, जिस पे आपको टैक्स नहीं लगा, उसको आप प्रोहिबिटेड असेट में खर्च नहीं कर सकते। आप बड़ी गाड़ी नहीं ले सकते, आप बड़ा मकान नहीं ले सकते, उससे आपको याट नहीं ले सकते। कुछ रेस्ट्रिक्शन दे रखी है जो सर्कुलर नंबर 127 में दे रखी है। हर स्टार्टअप को सर्कुलर पढ़ना चाहिए और उसके अनुसार अपनी रिटर्न फाइल करनी चाहिए। ओके, यहाँ पर कुछ सवाल भी लेते हैं बीच में, क्योंकि हमारे पास काफी सवाल आ रहे हैं। पहला सवाल अमित सिंगल साहब हमें पूछ रहे हैं, और इनका सवाल मेल पर हमारे पास है। गुरुग्राम से ये सवाल हमें पूछ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मेरा एक स्टार्टअप है, इन्होंने स्टार्टअप शुरू किया और 1 साल पहले इन्होंने टैक्स छूट के लिए आवेदन भी दिया था। ये शायद ATIAC के बारे में ही बात कर रहे हैं, वहां पर इन्होंने शायद रजिस्टर करने की कोशिश की होगी, लेकिन इन्हें कोई सर्टिफिकेट अब तक नहीं मिला है। अब ये कह रहे हैं कि अब क्योंकि मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला, 1 साल पहले इन्होंने आवेदन दिया था, तो क्या स्टार्टअप पे जो छूट मिलती है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे ATIAC के तहत 3 साल की टैक्स हॉलिडे, उसके लिए एलिजिबल हैं ये?
अमित जी, आप बिल्कुल एलिजिबल है। और जैसे मैंने कहा था कि स्टार्टअप तो 66,000 है, लेकिन ATIAC वाले रजिस्टर्ड 5,000 से भी कम है। तो हम आपके माध्यम से सरकार को फिर कहना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे कि इस प्रोसेस को भी फास्ट किया जाए। ये बहुत स्लो प्रोसेस है, हमें नहीं पता कि इतना स्लो क्यों होता है, लोगों को 1-1 2 साल तक सर्टिफिकेट नहीं मिलते हैं, उसको फास्ट किया जाए। दूसरी बात, आप घबराइए मत अमित जी, जिस साल से आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, आप उसी साल एलिजिबल हो जाएंगे। तो आप ग्रीवियंस सेल में डालिए, आप मेल के थ्रू कम्युनिकेट कीजिए, लेकिन फॉलो अप नहीं छोड़ना है आपने। आप प्रॉपर फॉलो अप कीजिए, कोई क्वेरी है उसका जवाब दीजिए, आपको रजिस्ट्रेशन जरूर मिलेगा। ओके, तो अमित जी को राय मिल गई। सुनील जी, ये सवाल ये भी पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि जब हमने जब एंजल इन्वेस्टर्स की बात की कि वो स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं, और फंडिंग की जब बात होती है, तो मिनिमम फंडिंग और मैक्सिमम फंडिंग, कितने तक की फंडिंग एक स्टार्टअप को दी जा सकती है? कोई लिमिट नहीं है स्वाति। स्टार्टअप की वैल्यूएशन पे डिपेंड करता है, उसके आइडिया पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने बताया कि 100 यूनिकॉर्न हो चुके हैं, और एक यूनिकॉर्न की कीमत है 7,500 करोड़ मिनिमम कीमत। अब मान लो किसी की 10 बिलियन है, तो उसके 75,000 करोड़ हो गई ना वैल्यूएशन। कितनी भी हो सकती है वैल्यूएशन, डिपेंड करता है कि आपका आइडिया की कीमत कितनी है, आपका बेस कितना है। पर आपको अपनी वैल्यूएशन का भी जो मर्चेंट बैंकर से सर्टिफिकेट लेना है, जो आपको प्रोजेक्शंस तैयार करने हैं, जिस जिस पर वैल्यूएशन होनी है, वो भी आपको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है, आपकी वैल्यूएशन अच्छी आती है, आपको इन्वेस्टमेंट भी अच्छी आती है। ओके। मुंबई से भावना सेठ सवाल हमें पूछ रही हैं कि एक किसी स्टार्टअप में काफी सीनियर पोजीशन में हैं, और उस कंपनी ने इन्हें 50 लाख के शेयर ईसॉप के रूप में दिए हैं, मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अब इन पर क्या टैक्स लगेगा? बड़ा अच्छा रेलिवेंट सवाल है भावना जी, और आपकी समस्या का समाधान माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट 2020 में कर दिया है। पहले क्या होता था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में जैसे भावना जी को 50 लाख के शेयर मिले, और मान लीजिए उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है, तो 40 लाख रुपए पर एम्प्लॉयर TDS काट लिया करता था। तो एम्प्लॉय कहता था साहब मुझे मिला ही कुछ नहीं, 12 लाख टैक्स और लग गया मेरे हाथ में। तो माननीय वित्त मंत्री जी को जो हमने ये बात रिप्रेजेंट की, तो उन्होंने सहानुभूतिपूर्ण से विचार किया और एक अमेंडमेंट कर दिया एक्ट में। क्या अमेंडमेंट की, अगर आप इलिजिबल स्टार्टअप है, पहली बात तो हर स्टार्टअप के लिए, हर कंपनी के लिए नियम लागू नहीं होगा। अगर आप इलिजिबल स्टार्टअप नहीं है या एलिजिबल कंपनी नहीं है, तो आपके एम्प्लॉय को बेनिफिट नहीं मिलेगा। और एलिजिबल स्टार्टअप जब मैं कहता हूं स्वाति, तो वो जिसको ATIAC में रजिस्ट्रेशन है, खाली रजिस्ट्रेशन वाले भी इससे आउट है। क्या कहा है इनकम टैक्स एक्ट में कि जब आपको ईसॉप मिलेंगे, उस साल में आप टैक्स मत दीजिए, हम आपसे टैक्स नहीं मानेंगे, हम आपका टैक्स डेफर कर रहे हैं। कितने साल के लिए कर रहे हैं? 4 साल के लिए। 48 मंथ के बाद आप टैक्स दे दीजिए, लेकिन उसमें 2 कंडीशन लगा दी। कंडीशन नंबर 1, अगर आपने उस अपनी एम्प्लॉयमेंट को छोड़ दिया, मान लीजिए आपने नौकरी चेंज कर ली, अब एक कंपनी से आपको स्टॉक ऑप्शन मिला है, आप दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, तो आपको टैक्स उसी साल देना पड़ेगा जब आप कंपनी छोड़ रहे हैं। और दूसरा, अगर आपने वो शेयर बेच दिए, अगर आपने शेयर बेच दिए, तो जिस साल बेचेंगे, मान लो आप दूसरे साल में बेच देते हैं, आपको टैक्स देना पड़ेगा। एक बात और है, मान लीजिए आपको 50 लाख के शेयर मिले और जब आपने बेचे उनकी वैल्यू 75 लाख हो गई, तो टैक्स कैसे लगेगा? तो पहले 40 लाख यानी 10 लाख माइनस 50 लाख, वो तो सैलरी से इनकम मानी जाएगी, आपकी सैलरी की इनकम थी। और जो बाकी आपकी 25 लाख आपको जो मिला, वो कैपिटल गेन से इनकम मिलेगी, उस पर आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी मिलेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी मिलेगा, अगर आपने उनको 2 साल तक होल्ड किया है तो। और उसका फायदा ये भी है कि आप उस पैसे को री इन्वेस्ट करके, मान लो मकान में लगाते हैं, तो आप 54F की छूट भी ले सकते हैं, या 54EC की छूट भी ले सकते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज को ये बात नहीं पता है, तो आप उसको समझ लीजिए। ओके, एक सवाल हमसे पूछ रहे हैं एक दर्शक की, स्टार्टअप के जो ओनर हैं, स्टार्टअप वो ITR कौन सा फाइल करें? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अगर आप पार्टनरशिप फर्म है या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, तो आपका जाएगा ITR 5 नंबर। अगर आप कंपनी है तो आपको आ जाएगा ITR 6। लेकिन अगर आप कंपनी है या फर्म है, तो जैसे मैंने बताया था कि आपको एंजल टैक्स के लिए फॉर्म 2 भरना होता है, स्वाति वही डिटेल अब ITR 6 फॉर्म में भी सरकार आपसे मांगती है, ITR 5 में भी आपसे मांगती है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, उसको नहीं भरते हैं। रिटर्न भरते वक्त भी आपको एंजल टैक्स की छूट क्लेम करने के लिए
वो डिटेल भर देनी चाहिए। ओके, एक और सवाल लेते हैं। बेंगलुरु से नीरज कार्तिकेय हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि इनका स्टार्टअप तो रजिस्टर्ड है, लेकिन क्या इनके प्रॉफिट पर टैक्स लगेगा? इनका एग्जैक्ट सवाल हम जरा देख लेते हैं। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि किसी सलाहकार से इन्होंने मदद ली होगी, तो उन्होंने बताया कि मुझे प्रॉफिट पर टैक्स देना पड़ेगा, तो ये कारण जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों? नीरज जी, एक ये भी गूगली है इनकम टैक्स एक्ट में। सरकार ने इनकम टैक्स से तो माफ कर दिया 100%, लेकिन मैट से माफी नहीं दी है। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स जो 15% लगता है वो आपको देना पड़ेगा, यानी बुक प्रॉफिट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, और बुक प्रॉफिट आपको 15% मैट देना होता है। पर आप घबराइए मत, आप जो मैट देते हैं वो एक तरह से आपका एडवांस टैक्स है, यानी जब आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आएगी तो अगले 15 सालों तक इस मैट का आपको पूरा क्रेडिट मिलता है। उस टाइम ये क्रेडिट देना मत भूल जाना, अभी तो आपको मैट देना पड़ेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद करेंगे सुनील जी आपका। आप हमारे साथ आज के इस बहुत ही जरूरी शो में शामिल हुए और स्टार्टअप्स पर टैक्स को लेकर आपने जरूरी जानकारी धन्यवाद करेंगे आपका। तो मनी गुरु के लिए बस इतना ही। आपकी में है टैक्स से जुड़ा हुआ, पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ, तो आप कोई भी सवाल अपने पैसों से जुड़ा हुआ हमसे पूछ सकते हैं। तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना सवाल। सबसे आसान तरीका, नंबर है 9582226666। अपना सवाल पूरा लिखिएगा अपनी डिटेल्स के साथ, अपना फोन नंबर, अपना पूरा नाम, अपनी उम्र भी, और ईमेल भी कर सकते हैं moneyGuru@zmedia.slgroup.com। सोशल मीडिया पेज हैं @ZBusiness ट्विटर और @ZBusiness ऑनलाइन फेसबुक। दीजिए इजाजत, नमस्कार।